नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वर्तमान दौर में जब हम देखते हैं चारों तरफ, तो हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है और यह भीड़ जो दिखाई देती है, इसके पीछे हम कह सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जिस तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसके कारण बहुत सी स्थितियां हम कह सकते हैं विकट हो गई हैं। जनसंख्या वृद्धि, चुनौतियां और समाधान, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं आसिफा अली नकवी जी। आसिफा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आसिफा जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजस्थान उर्दू अकादमी में भी आप सदस्य रह चुकी हैं। आपसे सबसे पहले आसिफा जी चर्चा ये करना चाहेंगे कि एक दौर में ये कहा जाता था कि जनसंख्या वृद्धि के पीछे कहीं ना कहीं अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना नहीं होता था, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी नहीं था, वो एक बड़ा कारण था। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से हमने देखा, केंद्र सरकार में भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, महिलाएं वैज्ञानिक भी बन रही हैं, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगी, जब इस दौर में महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में ये महिला सशक्तिकरण प्रभावी साबित होने वाला है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज महिलाएं जो हैं आज हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की और प्राउड की बात है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो आगे बढ़ रही हैं, इसका बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ योगदान है। नारी शक्ति जो है वो साक्षरता से ही, जब साक्षरता से ही आगे बढ़ती है, जब तक उनकी एजुकेशन नहीं होगी। आज एजुकेशन के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में मैं कहूँगी बहुत आगे महिलाएं बढ़ चुकी हैं और जैसा कि आपने कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इनका, महिलाओं का योगदान बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो वो एक महिला शिक्षित नहीं होती है, उससे वो दो परिवार शिक्षित होते हैं, उस दो परिवार का पूरा, दो परिवार शिक्षित होते हैं, समाज शिक्षित होता है, एक देश शिक्षित होता है। देश के आगे बढ़ने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसी से नारी शक्ति को जो है काफ़ी स्वावलंबन और उसको शक्ति मिलती है। और इसी को देखते हुए, देखिए आपने पिछली बार, अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए नारी शक्ति को बहुत प्रोत्साहन दिया है। और इसके अंदर पिछले दिनों ही कैबिनेट का विस्तार किया, उसके अंदर ज़्यादातर जो हैं वो महिलाओं को लिया गया है। वो इसी सोच को, मैं समझती हूँ, इसी सोच को रखते हुए कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता काफ़ी हद तक। तो आसिफा जी का कहना है कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वह भी एक संकेत है कि वास्तव में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो जनसंख्या नियंत्रित करने की दिशा में भी महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो आने वाले समय में हमारे को देखने को मिल सकती है। आसिफा जी, अनेक लोगों का ये कहना है कि यदि आबादी बढ़ रही है तो कौन सा फर्क पड़ता है, क्योंकि काम करने वाले हाथ बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग ये कहते हैं कि ये एक अवसर है देश के लिए, आबादी बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि ये बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि लगातार जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए आवास चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों पर भी बड़ा खतरा है बढ़ती हुई आबादी को। तो जो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, बढ़ती हुई आबादी जो है वो आपदा है या अवसर, क्या कहना चाहेंगी? आपदा, अवसर और आपदा, ये मैं कहना चाहूँगी कि जनसंख्या वृद्धि के अंदर ये दोनों ही चीज़ हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि सीमित होती है जी, एक लिमिटेशन में होती है, सीमित होती है, तो मैं कहूँगी कि ये जो है ये अवसर है। और अगर यही जनसंख्या अगर ज़्यादा होती है तो ये एक आपदा का रूप ले लेती है। क्योंकि हर एक मनुष्य की इच्छा होती है कि उसका परिवार बढ़े, वंश बढ़े, लेकिन ये एक होना चाहिए, एक लिमिटेशन में होना चाहिए, एक सीमित होना चाहिए। जैसे कि आज के दौर में जो सोच है नए लोगों की कि बच्चे सिर्फ 2 ही होने चाहिए, उसकी वजह कि 2 बच्चे होंगे तो उससे एजुकेशन भी अच्छी होगी, उनका पालन पोषण भी अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ के अंदर
अवसर भी है और आपदा भी है। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो अति होती है, अति एक तरीके से बुरी होती है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से हम कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, वो जो बात है वास्तव में वह जनसंख्या पर भी लागू होती है। और जिस प्रकार से एक दौर में ये कहा जाता था कि जनसंख्या सीमित रहती थी, बहुत सी महामारियाँ आती थी, बहुत सी बीमारियाँ होती थी, बच्चे कम आयु में, बहुत अधिक बच्चे बहुत कम आयु में ही उनका निधन हो जाता था, ये भी बड़े कारण थे। लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है उसके कारण भी मनुष्य की आयु बढ़ी है। लेकिन केवल मनुष्य की आयु बढ़ी है इतना ही विषय नहीं है, कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हमारे पास में हैं। यदि उन पर हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि किस तेज गति से केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि वर्ष 1800 में इस पूरी विश्व की आबादी वो 100 करोड़ हुआ करती थी और वर्तमान में अकेले भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंचने को है। वर्ष 1800 में 100 करोड़ की आबादी जब पूरे विश्व की थी, अगले 100 करोड़ बढ़ने में 130 वर्ष लगे और 1930 में 200 करोड़ हुए और वो बढ़ते बढ़ते फिर अगले 30 वर्ष में 1960 में 300 करोड़ हो गए। 1960 के बाद में जिस तेज गति से जनसंख्या बढ़ी है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। अगले 100 करोड़ की आबादी बढ़ने के लिए केवल 14 वर्ष का समय लगा। 1974 में पूरे विश्व की आबादी 400 करोड़ बताई जा रही थी, 1987 में 500 करोड़, 1999 में 600 करोड़। इस तेज गति से जो जनसंख्या वृद्धि हुई है पूरे विश्व में, उसने कहीं न कहीं लोगों को सचेत भी कर दिया है। आने वाले खतरे की आहट भी लोगों को सुनाई देने लगी है। आसिफा जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे, इस तेज गति से जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके पीछे क्या बड़े कारण आप मानती हैं? देखिए, इसके पीछे जनसंख्या वृद्धि जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पूरे विश्व में जी। तो उसके पीछे कई कारण हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो सबसे जो मेन कारण है वो निरक्षरता है, अज्ञानता है। क्योंकि जब तक ये चीज़ साक्षर इंसान नहीं होगा, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब तक साक्षर नहीं होगा तो उसके अंदर अज्ञानता की कमी रहेगी। अज्ञानता की कमी रहेगी तो उसको नहीं पता कि ज़्यादा बच्चे करने से हमें क्या क्या हानियाँ होंगी, क्या क्या नुकसान होंगे, हम किस तरीके से अपना परिवार और अपना समाज के अंदर अपने परिवार को चला सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है साक्षरता। शिक्षा सबसे महत्व रखती है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती, 2 परिवार शिक्षित होते हैं, उससे एक समाज शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि तरक्की करेगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कारण हैं इसके। कम आयु में विवाह होना, जैसा कि अभी पहले जो आयु कानून की तरफ से कही गई थी कि 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 साल की आयु लड़की की और 21 वर्ष की आयु लड़के की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि इसके बदले में आप 21 साल लड़का और 21 साल लड़की की आयु करें, जिससे कि उनको समझ रहे और समझ होने के कारण वो ज़्यादा आप जनसंख्या जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि हमें कितने बच्चे लिमिटेशन में 1 या 2 बच्चे रखने चाहिए, जिससे कि हम उनकी एजुकेशन भी अच्छी कर सके, उनका लालन पोषण भी, उनका खान पीन, हर तरीके से उसका ध्यान रख सके। और इसके अंदर दूसरे भी और बहुत सारे कारण हैं जो मैं बताना चाहूँगी। सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो गाँवों के अंदर आज तक अभी तक भी वो चल रही हैं। तो इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की है, वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। इसके अंदर बराबर का हक जो है, बराबर का जो होना चाहिए वो समाज का भी होना चाहिए, समाज के लोगों का भी होना चाहिए। समाज को भी चाहिए कि समाज पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने बताया, हम कारणों की बात कर रहे थे जनसंख्या वृद्धि के। जी। आपने जो कारण बताया, एक दौर में बाल विवाह बहुत हुआ करते थे, एक अशिक्षा का आपने जो कारण बताया। तो अब वर्तमान दौर में जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, कानून भी बने हैं, बाल विवाह भी बहुत हद तक जो है वो कम हो चुके हैं और साक्षरता की दर भी लगातार बढ़ रही है। फिर भी आपको क्या लगता है कि जिस तेज गति से फिर भी जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका समाधान जैसे जो शहरी वातावरण है उसके अंदर तो काफ़ी हद तक सुधार आया है, लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है गाँव के अंदर ढाणियाँ हैं, कस्बे हैं, उसके अंदर हमें छोटे छोटे जो नाटक नृत्य हैं वो हैं, छोटे छोटे जो कैंप है वो हमें गाँव के अंदर लगाने चाहिए, जिसकी वजह से उनको उसके ज़रिए जो है उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान मिले और वो अज्ञानता से दूर हो और इसकी बस सोच समझें कि परिवार कल्याण क्या होता है, परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में हमें किस तरीके से केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनको अज्ञानता की कमी है। उनको पता ही नहीं हमारे बच्चों का लालन पोषण कैसे करना है। उनका तो सिर्फ एक ये है कि ठीक है बच्चे हुए वो रोड पे फिर रहे या इधर उधर जा रहे भटक रहे, कोई एजुकेशन नहीं, कोई अच्छा उनका खान पान नहीं, कुछ नहीं। इसी वजह से फिर वही चीज़ है कि इससे फिर स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इन चीज़ों को सबको लेकर अभी भी बहुत ज़रूरत है हमें, और इस चीज़ के लिए हमें पूरे समाज को एक आगे आना, सामाजिक वर्ग को एक आगे आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं होती है, सामाजिक काफ़ी सारे सामाजिक महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। बाकी और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा करने चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि भाई गाँव के अंदर जो है नहीं हम तो बस काम करने से मतलब है, बच्चे इधर गाँव के अंदर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा पहले भी कि एक महिला जो है, महिला का साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो साक्षर होगी तो तभी उसके अंदर ज्ञान आएगा तो वो हर चीज़ को समझेगी, सोचेगी, और इससे जनसंख्या वृद्धि पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आसिफा जी, जब जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण होता है अलग अलग आधारों पर, जाति के आधार पर, वर्ग और समाज के आधार पर, जब जनसंख्या वृद्धि का जो विश्लेषण होता है उसमें कई बार आंकड़े इस प्रकार के निकल कर आते हैं कि अन्य समाजों के मुकाबले मुस्लिम समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो कहीं बहुत अधिक दिखाई देती है। क्या कारण आपको लगता है मुस्लिम समाज में अन्य समाजों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है? क्या कारण लगता है? आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अन्य समाजों के बदले में मुस्लिम समाज के अंदर जो है वृद्धि दर ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण फिर मैं कहूँगी कि एजुकेशन है। मुस्लिम समाज के अंदर पर्दे की प्रथा, जो सामाजिक रीति रिवाज, पुराने जो तौर तरीके हैं उसको लेकर कि बच्चे हमारे जो है वो अनसेफ है, वो ठीक नहीं है बाहर स्कूल में पढ़ाना बच्ची को। आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी हद तक मैंने सर्वे भी किया है और देखा है कि 8वीं पढ़ाया, 10वीं पढ़ाई और बच्ची का बंद कर दिया, नहीं आपको घर से बाहर नहीं जाना है। उस बच्ची को बाहर पता ही नहीं है उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो क्या सोचेगी। मुस्लिम समाज के अंदर दूसरी चीज़ ये है कि जो ये है कि नहीं अल्लाह की देन है, नहीं बच्चे होना है, नसबंदी नहीं करवानी है, ये इससे अल्लाह नाराज़ होगा, या हमें ऊपर जाके अल्लाह को क्या जवाब देना है। तो ये जो पुरानी रूढ़ियाँ और जो पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उन चीज़ों को हमें ख़त्म करना चाहिए। वो तभी ख़त्म हो सकते हैं जब हम बच्चियों को साक्षर करेंगे तो वही अज्ञानता ख़त्म होगी, वो समझेंगी, क्योंकि अभी तक वो वही करती हैं जो पेरेंट्स कहते हैं या उनके बड़े जो कहते हैं। फिर उनको जब एजुकेशन उनके अंदर आ जाएगी तो उनको एक लड़ने की शक्ति मिलेगी, और अगर जब उनको लड़ने की शक्ति मिलेगी तो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। तो क्या ये मानना है कि जो धार्मिक रीति रिवाज कहिए, धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं कहिए, या जो धर्म गुरु हैं अलग अलग समाजों के, वो भी इस बात को प्रभावित कर सकते हैं? अभी पहले वो जागरूकता ला सकते हैं समाज में कि जनसंख्या अगर वो चाहे तो बहुत बड़ी जागरूकता ला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कहती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जागरूकता लाना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि नहीं महिला है ठीक है, आप घर में काम करिए, सब्जी बनाए, चूल्हा चक्की करिए, आपका यही काम है बस, और बच्चों को संभालिए। और बच्चे एक नहीं 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे करने हैं, उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना है, और बस आपको तो चूल्हा चक्की करना है, बाकी आपको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर आपने बाहर की दुनिया देखी, ज़्यादा एजुकेशन ली, तो फिर वही है बराबर से अपने हक मांगने लगेंगी। तो वो चीज़ बहुत हद तक बहुत ये सही है, बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं चाहते मुस्लिम पुरुष के वो हमारे बराबर लेवल तक आकर बैठे हैं, अपने हक के लिए हमसे लड़े। जी, तो आसिफा जी का ये कहना है कि वास्तव में जिस समाज में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जहां महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता है, वहां ये भी एक कारण हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के पीछे। आसिफा जी, जब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की तो ध्यान में आता है कि
कुछ ही समय में, कुछ वर्षों में हम कह सकते हैं कि भारत चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। चीन ने बहुत कठोर कानून बनाए और कुछ नियंत्रित करने का प्रयास किया है। क्या लगता है, जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वो केवल भारत की समस्या है अथवा पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है? क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि भारत ही इस जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझ रहा है। विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो इस समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए चीन, आपने देखा ही होगा कि चीन अभी तक विश्व में नंबर 1 पे है। आबादी के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में नंबर 1 पे है। उसके बाद दूसरा नंबर भारत का आता है। अगर भारत के अंदर, क्योंकि चीन तो बहुत एडवांस हो गया है और बहुत एडवांस वो अपना जो भी है वो कर रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहूँगी कि भारत के अंदर, क्योंकि बहुत गति से, बहुत तेज़ गति से ये जनसंख्या बढ़ रही है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसमें समाज और सरकार दोनों का रोल बराबर से होना चाहिए, तभी आपको जाके। क्या लगता है निराकरण जो होगा, ये जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है जनसंख्या वृद्धि की, इसका जो निराकरण है वो केवल सरकार के पास है या फिर उसमें समाज की कोई भूमिका हो सकती है? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल सरकार के पास इसका निराकरण नहीं है। ये तो जब दोनों, सरकार और समाज दोनों मिलकर इसका निराकरण करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई कानून लाती है और उसको लागू करती है तो उसको जनता के बीच तक ले जाना और उसको उस कानून के अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करना, तो ये तो समाज के लोग ही करेंगे। जो समाज में जिम्मेदार लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया है, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो वाकई में समाज के लिए कार्य कर रही हैं और उसके लिए दिलो जान से अब मेहनत कर रही हैं और वो जागरूकता ला रही हैं समाज के अंदर। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हम ये चाहें कि बस सारी चीज़ सरकार ही करे, गवर्नमेंट ही करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर दोनों का बराबर से योगदान होना चाहिए। तो आसिफा जी का ये भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल सरकार की तरफ आप नहीं देख सकते, समाज को भी जागृत करने की आवश्यकता है। सरकार और समाज ये दोनों मिलकर एक मुखी होकर यदि इस समस्या के निराकरण के लिए काम करेंगे तो वास्तव में जो परिणाम है वो भी बहुत प्रभावी और बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आसिफा जी, जब बात जनसंख्या नियंत्रण की होती है तो देश में पिछले कुछ समय से एक विमर्श चल रहा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल। अनेक संगठन इस विषय पर काम कर रहे हैं, अनेक राजनेताओं के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी बयान आ रहे हैं कि सबके लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी ये लागू देश में हो जानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगी आप 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर? जिस प्रकार से चर्चा प्रारंभ होती है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये हम स्वयं तय करेंगे, या हमारी धार्मिक मान्यताएं इस चीज़ के लिए हमें अनुमति नहीं देती हैं। क्या कहना चाहेंगी 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल के संदर्भ में? देखिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक टाइम था बहुत पहले जब गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ था कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही गवर्नमेंट जॉब में होगा। एक बहुत पहले हुआ था और नसबंदी का भी एक चला था इसके अंदर, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ था और उससे थोड़ा कंट्रोल भी हुआ था। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी आप देखिए ना, इस टाइम के अंदर इतना महंगाई का दौर है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इसके अंदर 2 बच्चे भी बहुत, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा है। 2 का ही अगर सारी चीज़ें उसकी नीड्स पूरी हो जाए तो हम मानेंगे कि ये भी बहुत है। लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके ऊपर जो ये चीज़ लागू की है, कानून उनके ऊपर लगाया, यही चीज़ मैं चाहूँगी गवर्नमेंट से कि ये चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी यही वाला कानून लागू किया जाए, ताकि काफ़ी हद तक हम इस जनसंख्या वृद्धि के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं और इससे हर क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी हद तक हम सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। जी, तो ये आसिफा जी का कहना है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल ये कानून यदि बनता है तो हो सकता है कुछ प्रभावी कदम इस कानून के अंतर्गत उठाए जा सकते हैं, और जिस प्रकार से केवल सरकारी सेवाओं के लोगों के लिए ही जिस प्रकार से सरकार ने जो बाध्यताएं कर रखी हैं जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में, वह सबके लिए यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से शीघ्र सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और देश में भी अलग अलग सामाजिक संगठन भी इस विमर्श को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि धार्मिक मान्यताओं को
अलग रखकर यदि इस समस्या का समाधान करने के लिए सोचा जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि केवल राजनीति के चश्मे से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आसिफा जी अभी आप कह रही थी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी तो अपने आप में एक विषय है ही, लेकिन जिस प्रकार से चीन ने बहुत लंबे समय तक 1 चाइल्ड पॉलिसी का कानून बना के रखा, क्या लगता है क्या भारत को भी इतनी कठोरता की आवश्यकता है या 2 चाइल्ड पॉलिसी ठीक है? देखिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, जो हालात है, क्योंकि जिस तरीके से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर शायद हमें भारत में भी ऐसा ही करना उचित रहेगा, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब उसके लिए जब सरकार के पास ना पानी की व्यवस्था होगी, ना ज़मीन की, ना खाद्य सामग्री की, ना रोज़गार की, तो और ना ही चिकित्सा की, एक टाइम ऐसा वक्त आएगा जब इन सब चीज़ों की कमी होगी, तो तब शायद हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में कि 1 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए चीन की तरह हमारे यहाँ भी। तो बिल्कुल सही बात है ये। अभी हाल ही में जिस प्रकार से कोरोना का दौर पूरे विश्व ने देखा है और टीकाकरण जिस प्रकार से चल रहा है, उसमें भी पूरे देश के समक्ष ये विषय आया कि इतनी बड़ी जनसंख्या की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितने वैक्सीन चाहिए। बाकी जो देश हैं उनमें हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी पूरी आबादी को कहिए या 50% आबादी का यदि वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है। हमारे यहाँ भारत में तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो विश्व के अनेक देश भी मिलकर उनके बराबर की जनसंख्या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से जनसंख्या की बात करें, 22 करोड़ के आसपास की जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश की है, और महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या इन 2 राज्यों की भी है। तो यदि इन 3 राज्यों की जनसंख्या की बात करें तो विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या हमारे एक राज्य की आधी भी नहीं है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सरकारों को भी सब प्रकार की व्यवस्थाएं, सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना बड़ा कठिन हो जाता है। और इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सरकारें चाहे जितने प्रयत्न करें, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में विकास के कामों की चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि 1000 लोगों पर अमेरिका में सड़कें जो है वो लगभग 21 किलोमीटर की सड़कें हैं, और वही बात भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो 1000 लोगों पर केवल 3 किलोमीटर की सड़क देखने को मिलती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, या पेयजल की बात हो, खाद्य सामग्री की बात हो, तो भी जनसंख्या एक बड़ा कारक बनकर उभरता है। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। आसिफा जी, क्या कहना चाहेंगी जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे पहले किस प्रकार के कदम कठोरता से उठाए जाने की आवश्यकता है, या समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है? क्या प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें समाज को जागरूक करना चाहिए। समाज को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शहर में तो इस चीज़ की जागरूकता है, लेकिन गाँव के अंदर अभी भी वही है, अज्ञानता है। उस चीज़ को गाँव तक गवर्नमेंट को ले जाना चाहिए, उस चीज़ को समझाना चाहिए, चाहे आप साक्षरता के माध्यम से, चाहे चिकित्सा के माध्यम से, जो हम कैंप वगैरह लगाते हैं उसके अंदर जाके उनको उस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए और बताना चाहिए। उनको बताएंगे तभी उनके नॉलेज में आएगा कि 2 बच्चे और कहाँ 4-5 बच्चे, ये सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो कुरीतियाँ हैं जो चली आ रही हैं कि पुत्र प्राप्ति सबसे ज़्यादा है, पुत्री कुछ नहीं, वंश चलाने के लिए चिराग हमारा घर दीपक के लिए हमारे वंश में एक बेटा होना चाहिए। तो इस सोच को ख़त्म करना चाहिए गाँवों के अंदर से, समाज के अंदर से, कि नहीं, आज के दौर में महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में। आप देखिए हर चीज़ में महिलाएं बहुत आगे है। तो एक बेटे से बढ़कर एक बेटी बहुत कारगर है। और अगर देखा जाए, आप अगर सामाजिक तौर पे भी, तो बुढ़ापे के सहारा कहते हैं कि एक बेटा होता है। मैं नहीं मानती कि सिर्फ एक बेटा ही होता है। ये मेरा एक समाज के लिए एक मेरा निवेदन है कि बेटा ही एक सब कुछ नहीं होता है। आज के दौर में बेटी सर्वा है। बेटी जो माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए जो वो सेवा कर सकती है, वो बेटा नहीं कर सकता। इसलिए इन सब जो ये रीति रिवाज हैं या जो परंपराएं चली आ रही, इनको ख़त्म करके ये रखना चाहिए, बेटी हो गई वो भी ईश्वर का वरदान है और बेटा हुआ तो भी ईश्वर का वरदान है, और उसको वही
जो 2 बच्चों की जो बात कर रहे हैं वही होना चाहिए, 1 या 2 बच्चे सफिशिएंट है। तो आसिफा जी का कहना है कि बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं यदि ये भी मानसिकता है तो वो भी जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण होता है। लेकिन इस दौर में हम लोग ये कहने लगे हैं कि बेटा मेरा भाग्य है और बेटी है सौभाग्य, तो बेटे और बेटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, इस विचार को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से बात हम जनसंख्या की कर रहे थे, जनसंख्या वृद्धि की कर रहे थे, तो समय समय पर जो जनगणनाएं होती हैं उनके माध्यम से ये पता लगता है कि किस गति से जनसंख्या बढ़ रही है। और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि विश्व में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली जो जनगणना हुई वो हुई 1749 में स्वीडन में, और भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुई वो हुई सन 1872 में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जनसंख्या वृद्धि, जो चुनौतियां और समाधान, इस विषय पर हमने चर्चा की, उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि भारत की आबादी, पूरे विश्व की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है। लेकिन यदि पूरे विश्व की भूमि की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत के पास केवल 2.4% भूमि है। इस एक आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं, केवल 2.4% भूमि पर विश्व के 18% लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक संसाधनों की भी समस्या आने वाली है। निश्चित रूप से मनुष्य के लिए जो ये कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध पेयजल के लिए हो सकता है, तो पेयजल की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे बात हो स्वास्थ्य सुविधाओं की, जनसंख्या वृद्धि अनेक तरह की चुनौतियां लेकर हमारे सामने खड़ा है। जो हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि बड़ी चुनौती है और इसके समाधान के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि, चुनौती और समाधान, इस विषय पर आसिफा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सहजता और सरलता से विषय रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।